श्री देव नारायण भगवान की जय। इस प्रकार पीलोदा के कुमारों के पीलोदा में लूट मचा करके देव नारायण जी और कान बांगी वापस आ जाते हैं गढ़गोटा के अंदर और आकर के अपने चबूतरे पे आकर के बातचीत करते हैं और साधु माता को कान बांगी के द्वारा मचाई गई लूट के बारे में हंस के सारे समाचार माता साधु को बताते हैं। उधर पीलोदा के कुमारों की जो पगड़ियां थी वो एक बोरी में भर के एक साड़ीवान, एक सैनिक, एक गुप्तचर राणा के पास पहुंच जाता है और राणा से जाकर के कहता है कि राणा जी आज तो बालादेव ने लूट मचा दी पीलोदे के कुमारों के और पीलोदे के कुमारों को मार लिया और वापस से उनको जिंदा कर दिया और राणा के कब्जे से पीलोदा को आज छुड़ा लिया और अब वहाँ बालादेव की चौकी लग गई है। उधर साड़ीवान की बात को राणा समझ नहीं पाया कि बालादेव ने क्यों वहाँ कब्जा कर लिया और क्या बात हुई थी। नीमदेव और दियाजोत का पुष्कर के मेले से वापस राणा के पास नहीं आए। साड़ीवान को राणा भेजता है पुष्कर में भोणा जी को बुलाने के लिए कि क्या कारण है, भोणा जी की चौकी थी वहाँ तो और पीलोदा के कुमार तो खुद ही बलवान है, वो कैसे मारे गए, ये बात जानने के लिए भोणा जी को पुष्कर के मेले से राणा जी बुलाते हैं और राणा जी बुला करके भोणा जी से पूछते हैं, भोणा जी तो पुष्कर के मेले में गया था और पीलोदा के कुमार कैसे लुट गए और बालादेव जी को किसने समाचार दिए। मैंने सुना है कि बालादेव जी तेरे इशारे पर पीलोदा के कुमारों को लूट पाए हैं, ऐसी क्या बात है। पीलोदा तो हमारी रियासत थी और पीलोदा के कुमार तो हमको चौकी देते थे। इस तरीके से भोणा जी से पूछते हैं राणा जी, तो भोणा जी कहते हैं कि मेरे को तो राणा जी आपने पुष्कर के मेले में भेजा था और मेरे को पीलोदा के कोई समाचार नहीं है, किसके कहने से लूटा मुझे कोई पता नहीं है, आप पता लगाओ। राणा जी कहते हैं मैंने तो पता लगा लिया, मेरे तो ये बोरी भर के पाग, उनकी जो पाग है, जो पगड़ी है, वो ला करके साड़ीवान ने डाल दी। ये लो साहब, रणजीत के कुमार की पाग है और सुणजी भुड़सी की पाग है, सारी पाग इसने ला करके मेरे को दे दी। मेरे तो समझ में आ गई कि बालादेव ने पीलोदा लूट लिया। अब तो इस बात का तेरे को अंदाजा है और तू मेरे को बता नहीं रहा है, तू मेरे से झूठ बोल रहा है। इस तरीके से राणा के और भोणा जी के बात होती है। भोणा जी कहते हैं राणा जी जिस दिन आपको उठा करके बादशाह ले गए थे उस दिन भी तो मैं वापस लेकर के आया था। अगर मेरे को पता होता तो मैं पीलोदा के कुमारों को लूटने नहीं देता। और अगर आपको यही डर लग रहा है कि मैं ही सारा काम संभालूं और सारी चीजें मैं ही संभालूं तो आप छोड़ दीजिए गद्दी और मेरे को दे दीजिए गद्दी और मैं पीलोदा के कुमारों को जिसने मारा है, जिसने पीटा है, उसका बदला ले लूंगा। और अगर आप गद्दी नहीं छोड़ते हैं तो आप अपने हिसाब से पता करो और आप जानो और पीलोदा के कुमार जाने और बालादेव जी से बदला लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके की तकरार होती है भोणा जी के और राणा जी के। ज्यादा तकरार बढ़ती है तो दासी महल में जाकर के रानी को सारे समाचार बता देती है कि राणा जी के और भोणा जी के पीलोदा के कुमारों को लेकर के तकरार ज्यादा बढ़ रही है। रानी जी जाकर के दरबार में और भोणा जी और राणा जी को समझाओ, नहीं तो ये दोनों आपस में लड़ मरेंगे। रानी भाग करके दरबार में आ जाती है और रानी दोनों की तकरार को बंद करती है और कुंवर भोणा जी से पूछती है, भोणा जी क्या बात है, ऐसे आज तक तो तुम राणा से कभी नहीं लड़े और आज क्या बात होगी जब तुम इससे लड़ते हो। तो भोणा जी कहते हैं माता जी ये राणा जी मेरे फालतू के लांछन लगा रहे हैं। जब मेरे को पुष्कर भेजा था तो मुझे क्या पता, इसी तरीके से जब मेरे को बोर घोड़ी लेने के लिए भीलवाड़ा भेजा था, पीछे से इनको बादशाह उठा के ले गए और मैं क्या बताऊं क्या बात होगी थी। मैं तो ये कर सकता हूँ कि मेरा सत लेने के लिए मेरे दोनों हाथों पर गर्म गोले लोहे के रख दो और तुम कहो जितने दिन उनको मैं हाथ में लिए घूमूंगा। अगर मैं झूठाऊंगा तो मेरे हाथ जल जाएंगे, अगर मैं सच चाहूंगा तो मेरे हाथ नहीं जलेंगे। इस तरीके की बात कहने पर दोनों शांत हो जाते हैं और राणा जी हुक्म देते हैं भोणा जी को कि भोणा जी अब ऐसे करो, मैंने सुना है कि गढ़गोटा में बालादेव जी आ गया है मालवा से अपने मामाओं के यहाँ से और बहुत सारी सेना और बहुत सारे रथ हाथी लेकर के आया है
और उसने जगह जगह जो है अपनी रियासत बढ़ाना चालू कर दिया है। और इसी क्रम में फीलूदा की रियासत भी उन्होंने अपने कब्जे में ले ली है। और रोज हमारे जो खारी नंडे के किनारे जो खेत हैं उनको उनकी गायें रोज भेड़ देती है, उनकी गायें रोज खा जाती हैं। हमारे खूब बरसात हो रही है, उसके बाद भी खारी नंदी के माड़ में अकाल पड़ा हुआ है। सारे किसान मेरे पास रोज आते हैं और उनकी शिकायत लेके करके अब तुम ऐसे करो जा करके और वहाँ बोना जी को भेजने के लिए कहते हैं। राणा जी वहाँ जाकर के बाला देव जी को जा करके उसका सिर काट के लेकर के आओ। और इस तरीके से तो वो कल राण पर भी कब्जा कर देगा। और इस बोर घोड़ी पर सवार होकर के रानी ने कहा कि बोना मैं तेरे अभी तिलक करती हूँ युद्ध में जाने का, तू जा करके सारा बाला देव के राज को गढ़गोटा को लूट करके आ जा, और जब तक तू आएगा मैं तेरे स्वागत के थाल को लेकर के खड़ी रहूंगी। इस प्रकार राणा रानी और बोना जी आपस में बातचीत करते हैं और बोना जी जवाब देते हैं। बोना जी कहते हैं, मेरी माता मैं तो अभी चले जाऊं वहाँ, लेकिन मैंने लोगों से सुना है कि बाला देव जी के साथ में काला गोरा भैरू रहते हैं और उनकी बहुत बड़ी सेना है। और उनके साथ एक कान वांगी नाम का एक बाबा जी है, उसकी ताकत का कोई परवाह नहीं है। वो पेड़ों को उखाड़ के और पेड़ों से ही युद्ध करने लग जाता है। वो कोई हथियार नहीं रखता है और गांव के गांव साफ करता है। इसलिए बाला देव जी से युद्ध करने के लिए विचार करना पड़ेगा। इस तरीके से बोना जी रानी जी और राणा जी से कहते हैं। इस प्रकार राणा जी और रानी जी से बोना जी कहते हैं कि खान बांगी की ताकत का कोई परवाह नहीं है। वो अगर सुबह अकेला ही चल दे तो शाम तक कई खेड़ाओं के नाश कर दे और कई किलाओं को तोड़ फोड़ मचा दे। उसको किसी हथियार की जरूरत नहीं है, उसके हाथ में जो आता है उसको उठा लेता है। पत्थर को उठा ले, शिला को उठा ले, पेड़ पौधों को तोड़ फोड़ कर दे, पेड़ पौधों को उपाड़ के पूरे शहर में घुमा दे तो शहर के मकान गिर जाएं। तो उससे राणा जी और रानी जी उस खान बांगी से और बाला देव जी दोनों से युद्ध करना बहुत टेढ़ी खीर है। अकेले खान बांगी के ये समाचार हैं और बाला देव जी के लिए लोग कहते हैं कि उसके आगे पीछे काला भैरू चलते हैं और उनकी सेना कहीं दिखती नहीं है। जब युद्ध होता है तो चारों तरफ सेना ही सेना हो जाती है। इसलिए बाला देव जी पे आक्रमण करने के लिए मेरे को सेना चाहिए और मैं मांगी सेना नहीं लेता। मेरे पास 10-5 सैनिक है, इनको लेकर के मेरे को आप कहीं भी भेज देते हैं और मैं युद्ध करके आ जाता हूँ। किसी दिन मैं मारा जाऊंगा। इसलिए या तो राणा जी आप राज छोड़ दीजिए, मेरे को यहाँ का राजा बनाओ। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मेरे को लिखित में यहाँ का राजकुमार घोषित करो और मेरे को सेना पूरी संभलाओ और यहाँ का सारा राजपाट का खजाना सारी चीज मेरे को संभलाओ। मेरे को कहीं भी जाने से पहले खर्चा चाहिए, मेरे को खर्चा मांगना पड़ता है। मेरे को खर्चा मारने की आवश्यकता नहीं पड़े, मैं चाहूँ जितना खजाने में से खर्चा ले लूँ, मैं चाहूँ जितनी सेना ले लूँ और मेरे को यहाँ का आप राजकुमार लिखित में घोषित करो। फिर मैं मेरी सेना तैयार करूंगा और अपनी सेना तैयार करने के बाद में मेरी मर्जी से मैं जिस रियासत पे आक्रमण करना चाहूंगा उस पे आक्रमण करूंगा और उस रियासत को जीतूंगा। इस बात की मैं आपको वादा करता हूँ। और उसके बाद जब मेरे को समझ में आएगा कि मैंने कई रियासतें जीत ली और उन रियासतों की सेना भी मेरे को मिल गई, जब मेरे पास बहुत बड़ी सेना हो जाएगी तो मैं दड़ावट पे गोठा पे कब्जा करूंगा और बाला देव जी को और खान वांगी को पकड़ के आपके सामने ले आऊंगा। और इससे पहले अगर आप कहो कि तू सिंह का शिकार कर लेता है तो माता जी, सिंह का शिकार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाला देव से और खान बांगी से लड़ना बड़ी बात है। वो 2-4 जगह रियासतों पे उन्होंने दौड़ लगाई है, उन्होंने कब्जा किया है। दोनों भाई जाते हैं और तोड़ फोड़ करके शाम तक उस रियासत को लूट के ले आते हैं और उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। वो छोटे मोटे नहीं है, वो बहुत बड़े राजा की तरह काम करते हैं और उनके पास उतनी शक्ति है। तो रानी जी राणा को समझाती हैं कि बोना सही कह रहा है, इसके पास जब सेना ही नहीं होगी तो ये किससे जाके लड़ेगा और आप इस बच्चे पे फालतू नाराज हो रहे हो। आप बूढ़े हो गए हो, आपको दरबार में बैठने की अब शक्ति नहीं रही, आपके दिमाग में अब कोई ताकत नहीं रही निर्णय लेने की।
और नीमदेव को और दियाजोत को सेनापति बनाए रखा है। वो आधी आधी सेना को लेकर के सारे दिन घूमते रहते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं। इसलिए राणा जी अगर तड़ावटों पे आपको गढ़कोटा में युद्ध करवाना है तो भोणा जी को सारी सेना देनी पड़ेगी और भोणा को राजकुमार घोषित करना पड़ेगा और उसके आदेश लिखित में निकालो। राणा भी सोच लेता है कि ये सही बात है, मेरे को बादशाह से ये बचा के नहीं लेके आता तो मैं तो वहां मर ही गया था। उस दिन भी भोणा यहाँ का राजा होता और मैं इसको मेरे सामने ही राजा घोषित कर देता हूँ। इसलिए भोणा जी को लिखित में राजकुमार घोषित कर देते हैं राणा जी, और लिखित में राजकुमार घोषित करके और राणा जी उसको छूट दे देते हैं कि तेरे को जितना चाहिए खजाने से खर्चा ले सकता है, जितनी चाहिए सेना ले सकता है, जिस पर चाहे उस पर आक्रमण कर सकता है, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से भोणा जी को दे देता है पूरे पावर राणा जी, और लिखित में पूरे अधिकार लेकर के भोणा जी अपनी विश्वास की सारी सेना में से सेना छांटता है, सारी सेना के घोड़े हाथी छांटता है, उसको जितने चाहिए थे उतने हथियार लेता है और राण के बाहर खेतों में अपने डेरे लगा लेता है। और सारी सेना तैयार करने के बाद में सबसे पहले पंडितों को बुला करके पूछता है कि पंडितों, मेरे को अपना वेदों से ढूंढ करके बताओ कि मेरे को किस दिशा में युद्ध करने के लिए जाना चाहिए जहाँ मेरी विजय हो जाए, और किस जगह मेरे को युद्ध नहीं करना चाहिए जहाँ मेरी विजय नहीं हो। इस तरीके से पंडितों से राय लेता है और पंडित उसको राय देते हैं कि भाई भोणा, सबसे पहले तो अजमेर पे युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि अजमेर तेरे बुजुर्गों का मित्र है, अजमेर का राजा, और एक गुजरों पे युद्ध नहीं करेगा क्योंकि वो तेरे भाई हैं, तू माने या मत माने, और भाइयों से घात करने वाले को 2-4 दिन ही जिंदा रहता है, उसके बाद भगवान उसको जिंदा नहीं छोड़ता। इस तरीके से 2 जगह युद्ध मत करना और उसके बाद तू जहाँ भी जाएगा तेरी विजय होती जाएगी। तो भोणा जी पूछता है कि मैं सबसे पहले कहाँ जाऊं जो मेरी ज्यादा अच्छी विजय रहे। तो वो कहते हैं पंडित की चांदारोण के चांदाओं को मार और वहां तेरे बुजुर्गों का लूटा हुआ माल भी है। उसके बाद कई जगह तेरे बुजुर्गों का लूटा हुआ माल है, उसको वापस लेता जा और अपनी सेना का विस्तार करता जा और चौकी लेता जा और रियासतों को मिलाता जा। इस तरीके से भोणा अपनी बहुत बड़ी सेना बना लेता है और सबसे पहले राण का जो नगर सेठ होता है उसको बुला करके उसका खजाना खाली करता है, क्योंकि राणा के खजाने से अगर तो भोणा पैसा लेता है तो राणा को मालूम हो जाता है। अब भोणा राजकुमार हो जाता है, इसलिए भोणा की बात को राजा तक कोई नहीं पहुंचाएगा और नगर सेठ से माल को निकलवाता है। नगर सेठ से माल लेकर के कुछ माल राजा की इजाजत से सरकारी खजाने से लेकर के और भोणा वहां से रवाना हो जाता है अजमेर की तरफ। अजमेर की तरफ जब सेना रवाना होती है तो अजमेर में हलचल मच जाती है कि ये किसकी सेना चल के आ रही है। तो एक साड़ीवान को भेजते हैं भोणा जी कि अजमेर से राजा से कहना कि या तो हमारी चौकी स्वीकार कर ले या हमको भेंट दे दे, हम अजमेर से लड़ना नहीं चाहते, और अगर अजमेर का राजा फिर भी नहीं देता है तो हम फिर इस पे विचार करेंगे। अजमेर के राजा कुछ हाथी घोड़े सोने के भर करके, कुछ सैनिक मदद के लिए दे करके भोणा जी की भेंट देते हैं और भोणा जी भेंट को लेकर के वहाँ एक चौकी लगा करके आगे रवाना होते हैं। आगे धीरे 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 भोणा जी छोटी मोटी रियासतों को लूटते हुए जाते हैं और पाटन पहुंच जाते हैं। पाटन में महारावत का भोणा ने फौजों को रोक दिया और तंबू डाल दिए। तोपें चल रही हैं, भोणा का नगाड़ा बज रहा है और बैरियों की जो चांदराण थी वो ज्यादा दूर नहीं रही। वहाँ भोणा आराम करते हैं और वहाँ शिव जी की सेवा करने के लिए भोणा जी रुक जाते हैं। भोणा चांदरोण पर आक्रमण करना टाल देता है और पहले मुल्तान के बादशाह पर आक्रमण करने की सोचता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुल्तान का बादशाह बगड़ावतों के साथ आती लूट कर लेकर गए थे और बगड़ावतों के पूर्वजों का बहुत सामान मुल्तान का राजा ले गया था। इसलिए भोणा कई दिन तक रुकता, रात में पहुंचता, डेरे डालते डालते मुल्तान के राजा के पास पहुंच जाता है और मुल्तान के राज के आसपास जाकर के अपनी सेना को रोक देता है और अपनी सेना से कहता है, भाई सैनिकों, अपनी अपनी भालों पर धार लगवा लो, अपने अपने तलवारों पर धार लगवा लो और अपन जो है अगले दिन मुल्तान के पास पहुंच जाएंगे।
तुमको सभी तरीके से अपने पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। इस तरीके से बौना बीच बीच में रियासतों को लूटता हुआ रोज आगे बढ़ता है। अगले दिन मुल्तान के राजा पर आक्रमण बोल देते हैं। मुल्तान के राजा को दोपहर होते होते मुल्तान की सेना का नाश कर देते हैं और दोपहर बाद अपने सातों हाथियों को ढूंढ करके उनके साथ में जो सामान मुल्तान का राजा ले गए थे उसको लेकर के दोपहर बाद मुल्तान के राजा को मार देते हैं और मुल्तान के राजा में अपनी चौकी लगा देते हैं और अपने बगड़ावतों का बुजुर्गों का लूटा हुआ सारा सामान को वापस लेके और मुल्तान के राजा से अपने पूर्वजों का बगड़ावतों का बदला लेकर के शाम को अपने डेरे में बौना जी और उसकी सेना वापस आ जाती है और डेरे में आकर के अपने सारे लूटे हुए सातों हाथियों को डेरे में बौना जी अपने डेरे में ला करके बांध देते हैं। वहां से दूसरे दिन रवाना होकर के बौना जी को फिर वहाँ याद आ गया सरेनगर। सरेनगर के जो रियासतदार थे वो बगड़ावतों के ऊँटों को सांडियाओं को लेकर के लूट करके ले गए थे। बौना जी सरेनगर पर आक्रमण बोल देते हैं और दिन भर की लड़ाई के बाद सरेनगर के राजा को मार देते हैं और अपने वहाँ से जितने भी ऊँट और जितनी ऊँटनियाँ थी और जो भी सामान सरेनगर के लोग लूट के ले गए थे उसको वापस लेकर के रवाना होते हैं और सरेनगर में अपना कब्जा करके अपनी वहाँ चौकी लगा देते हैं। और इस तरीके से सारा ऊँट और उनका सामान, उनकी साज सज्जा का पूरा सामान लेकर के शाम को होते होते पाटन के आसपास आकर के अपने डेरे डाल लेते हैं और पाटन के घाटा से रात को रुक करके सुबह वहाँ से मुल्तान के राजा को लूट के वहाँ चौकी लगा दी और सरेनगर के राजा के वहाँ चौकी लगा दी और रात को पानेटा के घाट पर अपना डेरा डाल देते हैं और पानेटा के घाट से दूसरे दिन अपनी सेनाओं को रवाना करते हैं और घूघरा घाटी में आकर के तंबू तान देते हैं। बौना जी रात को आराम करते हैं, शिव जी की सेवा करने लग जाते हैं, सेना आराम करने लग जाती है और बौना जी कहते हैं कि अब मेरे को चांदरूण पे आक्रमण करता है। और उसके बाद में सांखला और चांदरूण दो बैर मेरे यहीं पास में है, पहले मेरे को कहाँ आक्रमण करना है, इस बात की वो शिव जी से सेवा करते करते शिव जी से आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं कि शिव जी मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं पहले कहाँ आक्रमण करूं। इस तरीके से चांद्रेन के पास में सांकला गोत के लोग गायों को लूट करके ले गए थे। बौना जी अपनी गायों को छुड़ा लेते हैं और ग्वालों को लेकर के गढ़गोटा की तरफ गाय रवाना कर देते हैं और उसके आगे चलते चांदारूण की तरफ बढ़ जाते हैं और चांदारूण के कांकड़ में अपना डेरा लगा देते हैं और चांदारूण पे आक्रमण करने की तैयारी करते हैं। ये चांदारूण में जो राजा थे वो राण के राजा की वहाँ पहले ससुराल थी। तो चांदरूण में सांकला गोत के राजपूत रहते थे और राणा की ससुराल थी और सातड़ पातड़ राणा के साले थे। जो बौना को जब गढ़गोटा की लूट हुई थी तो यही बौना जी जब बच्चे थे तो इनकी आंगली काटी थी और ये सातड़ पातड़ वही हैं जो बौना जी को महल में बड़ा दुख देते हैं। अब मैं इसको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि किस प्रकार बौना जी अपने बचपन का बैर राणा के साड़ाओं से लेते हैं और किस तरीके से चांद्रेन पर युद्ध करते हैं। जय श्री देव नारायण भगवान की।